नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नवरात्रों में माता की पूजा सर्व सिद्धि देने वाली होती है और इस दौरान पूरे प्रदेश में पहली बार 9 दिवसीय अखंड शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह कहना था सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी का। इस दौरान उन्होंने भिवानी हलचल की टीम को विस्तृत जानकारी दी। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना भक्तों द्वारा बड़े ही उत्साहपूर्वक की गई। देवी का यह स्वरूप नारी शक्ति और मातृशक्ति का सजीव चरित्र है तथा स्कंद कुमार की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में मां की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ी। वहीं स्थानीय हालवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में नवरात्रों के उपलक्ष्य में जारी 9 दिवसीय अखंड शतचंडी महायज्ञ के 5वें दिन शुक्रवार को मां भगवती महात्रिपुरी सुंदरी को केसर से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार 9 दिवसीय अखंड शतचंडी महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। इस दौरान 9 दिनों तक देवी के 9 विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नवरात्रि के 5वें दिन मां भगवती महात्रिपुरी सुंदरी की आराधना की गई। श्री महंत ने बताया कि केसर एक औषधि भी है जिसका आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है और शुभ व मांगलिक कार्यों तथा देव पूजा में भी इसका हजारों वर्षों से उपयोग होता आया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों रूप से यज्ञ का विशेष महत्व है। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, वहीं वैज्ञानिक तौर पर यज्ञ से निकलने वाले धुएं से वातावरण भी स्वच्छ बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 माह में घर में हवन जरूर करवाना चाहिए। भौतिक कृपा किम ना क्रियते चराचर जगत में आदि शक्ति के बगैर सब कुछ शून्य है। जहाँ शक्ति नहीं वहाँ केवल शव है, और शव मतलब मरा हुआ। और हमारी सनातन संस्कृति में नवरात्रि दिवस में पंचनवरात्रि का बड़ा महत्व है। स्कंद माता के रूप में पंचनवरात्रि पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में एक उल्लेख है कि भगवान कार्तिकेय की जो माता है वो स्कंद माता कहलाती है। स्कंद माता पहाड़ों में वासती है, जो विशेष तरह के जो श्वेत वस्त्र हैं उनका दान करती है। और नवान जो मंत्र है माँ भगवती का, उसका जप करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह श्वेत वस्त्र पहने, जहाँ तक वो श्वेत साबत चावल जो अक्षत बोलते हैं, उन अक्षतों से माँ की पूजा करके अपनी मनोभाषित जो आपको इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने का एक सुगम और सरल सहज तरीका है स्कंद माता को पूजने का। स्कंद माता की पूजा करने से अनेक तरह की व्याधियाँ, रोग, जैसे कफ जो रोग है, अगर हम वैज्ञानिक भाषा से बात करें, जो कफ रोग है, कफ रोग पर जिस शरीर में अगर हर व्यक्ति कफ अधिक होता है, कफ रोगी वाले को माँ शारदा की पूजा करके स्कंद माता की और जो औषधियाँ उनके सामने रखने से उसमें विशेष एनर्जी आती है जो कफ रोग को स्मरण करती है। और विद्यार्थियों को भी स्कंद माता का स्वरूप शारदा स्वरूप भी है, जो पंचम में ऋषि उपनिषद छंद कहा गया है। उसमें अगर जो विद्यार्थी हैं, जो भूल जाते हैं बच्चे, वो शहद के द्वारा दूध और शहद का भोग देकर ग्रहण करें तो उनकी बुद्धि विवेक को उज्ज्वलता मिलेगी। जय हो माँ भगवती जी की, जय माँ देवस्त्रवाली जी की। नवरात्रि में या प्रथम तिथि से महाचंडी यज्ञ जो 24 घंटे चल रहा है, जिसकी पूर्ण आहुति 9वीं के दिन 4 तारीख को समापन होगी। यह यज्ञ श्री महंत अशोक गिरी जी गुरु जी के सानिध्य में हरियाणा में पहली बार सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है जो मैं इस यज्ञ में बैठा हूँ, आहुति दे रहा हूँ, शाम सुबह पूजा पाठ कर रहा हूँ। ये सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी का मंदिर आश्रम 253 साल पुराना है। या जो भी भगत आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये सिद्ध गद्दी है बिल्कुल। मैं यहाँ मंदिर में 25 साल से आ रहा हूँ। मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मेरा नाम सुनील बोंदिया है, भिवानी का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ के मैं डॉक्टर श्री महंत अशोक गिरी जी की कृपा से, बाबा जहरगिरी जी की कृपा से, गुरु शंकर गिरी जी की कृपा से, मैया रानी भगवती जी की कृपा से इस यज्ञ का आयोजन किया गया। हम यही चाहते हैं, हर वर्ष 4 बार नवरात्रे आते हैं। हर नवरात्रों में
श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज के सानिध्य में चारों के चारों नवरात्रों में ऐसे यज्ञ की स्थापना हो जिसमें हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। हरियाणा प्रदेश के 18,000 तालाबों के दूषित पानी का प्रबंधन किया जाएगा और शहर की तर्ज पर गांवों में भी कूड़ा उठान के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। यह कहना था विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली का और मौका था स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का। स्थानीय पंचायत भवन में वो पूरे दल बल के साथ पहुंचे। भिवानी के पंचायत भवन में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत भिवानी जिला के गांवों को देश भर में प्रथम आने पर जिला के अधिकारियों व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पुरस्कृत कर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। इस मौके पर पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि यह भिवानी जिले के लिए गौरव की बात है कि देश भर में गाँवों को स्वच्छ रखने में भिवानी जिला को प्रथम स्थान मिला है। भिवानी जिले के 22 गाँवों में बरसाती पानी के बेहतर प्रबंधन व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना को लेकर भिवानी जिले के गांवों को प्रथम रैंकिंग मिली है। यह न केवल भिवानी बल्कि हरियाणा प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न तो गंदगी करूंगा और न ही किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं स्वच्छता का प्रचार करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं प्लास्टिक को न तो जलाऊंगा और न ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करूंगा। ये स्वच्छता ही सेवा है। इस प्रोग्राम का आज हमारा भिवानी जिला पूरे देश भर पर पहले नंबर पर आया और हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर आया है। तो आज स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। उन सभी जिनका इस काम में सहयोग रहा, हमारे जिले के सभी अधिकारी हों, हमारे कर्मचारी हों, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनें हों, उनको मैं बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद करूँगा। और हम सबको अपने जीवन में इसको अपनाना होगा, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो गाँव में बसता है। शहरों में काफ़ी कुछ सुविधाएं आई हैं। आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो शहरी सुविधाएं हैं वो गाँव तक पहुँचाएँ। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों 2 या 3 दशक के पहले की मैं बात करूँ तो एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी सरकार ने फैसला लिया, 18,000 पाउंड है हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में, उसमें से करीबन पहले फेज में पिछले करीबन 3-4 साल से इस पर काम चला हुआ है। आने वाले 2 साल तक हम पहले फेज के अंदर 3,500 गाँव को हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ ज़्यादा ओवरफ्लो पानी का सिस्टम था उसके अंदर पूरी गांव की नालियों का व्यवस्था, नालियाँ बनेंगी और ग्रे वाटर से जो पानी हमारा ओवरफ्लो होकर उसका मिसयूज़ होता है उनको उसको दुरुस्त करके उसको दोबारा से रीयूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार जो सफाई है, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन है, उसको लेकर भी अवेयरनेस हमारे लोगों में आई। इसको और अवेयर करने की जरूरत है और आने वाले समय में हमारे हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश का कूड़ा प्रबंधन का, जैसे शहरों में डोर टू डोर कूड़ा पिकअप फैसिलिटी पहले भी थी, लेकिन उसको हर गांव तक वो नहीं पहुंच पाती, उसको हर गांव तक हम लेकर जाएंगे ताकि हमारे गांव साफ सुथरे हों। और रूढ़ियों को ढेर आपने देखा होगा, पिछले स्वतंत्र रविदास जयंती पे हमने 3 दिवसीय एक सफाई अभियान चलाया था। उस सफाई में पूरा हरियाणा में जो बसे हुए गाँव के लोग हमारे साथ जुड़े और सब ने अपने अपने गाँव के बाहर जो हमारे पशुओं की जो रूढ़ी हम डाल देते हैं उनको सफाई अभियान में हमने उनको ठीक करने का काम किया। तो जब हमारे गाँव साफ सुथरे होंगे और उसके अंदर पर्यावरण को भी हमने बचाना है। जहाँ पहले हमारे पुराने तोड़ों के ऊपर प्लांटेशन होते थे, कहीं न कहीं एक बार हमने उनको दोबारा से दुरुस्त करने की जरूरत है। पौधे लगाएं, पानी को जितना साफ करके हम ज़मीन में रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पानी को भी हमने बचाना होगा, उसको बचाने का काम करें। और ये एक 18,000 जो पाउंड है, जिस दिन पूरे प्रदेश के सारे पाउंड ठीक हो जाएंगे और ग्रे वाटर की जो हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, 5 पाउंड में कहीं
धरातल पर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्कीम से काम होगा। कई पाइप पोंड के सिस्टम से हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट को उन जोड़ों को ठीक करने का काम करेंगे। वेटलैंड में जैसे अभी नई प्रणाली जहाँ बालू रेत का एरिया उसके लिए अलग प्रणाली से हम काम करेंगे। इस प्रकार पूरे हमारे हरियाणा को हम पूरे देश के अंदर स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाएंगे। और उसके अंदर मैं आपके लोगों के माध्यम से मेरे पूरा हरियाणा प्रदेश के ग्राम वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, उसके साथ अपने तो गाँव की गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका सहयोग करें और कूड़ा प्रबंधन में भी उसका सहयोग करके अपने काम को साफ सुथरा। सर, आपने ये जो कार्यक्रम किया, कहने में, देखने में, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसी कार्यक्रम के बाहर इतनी गंदगी है, इसके पीछे इतनी गंदगी है, तो क्या संदेश जाएगा? ऐसे में लगता नहीं कि ये सिर्फ सर, ये वाटर मैनेजमेंट का था। इस तरह की जो पाइप ने जोड़ के बताया, ये सीवरेज में छोड़ी गई है। 2-3 जगह ऐसी हैं, सेक्टर 13 है वहाँ पर। ये आप शहर की बात कर रहे हैं। देखिएगा, इसके लिए जहाँ कुछ अगर सरकारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई दिखते हैं, एक बार उसको आप अवेयर कराइए हम लोगों को, हमारे नोटिस लेके आइए, हम डिपार्टमेंट को आदेश देने का काम करेंगे। ये नाम अमर सिंह है। ये सफाई के लिए आज हमारे प्रस्ताव दिया है, सामान दिया है, और कचरा कोई सामान कोई मतलब गाड़ी सब घर के उठाते हैं कूड़ा, और कोई नाली में कचरा नहीं। 17 काम किया है नाली, और सभी काम अच्छा किया है। हर घर जाके ने उनको ये बोला है कि भाई कूड़ा मत डालो, इसमें डालो, कस्टरूम में डालो, सुथरा काम करो। और हमने इसलिए आज ये हमारे को प्रस्ताव दिया है। धन्यवाद। कितनी खुशी आपको आज? बहुत खुशी है मेरे को। तो स्थानीय हांसी रोड स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सुधीर शर्मा 32 वर्ष 9 महीने की अनवरत सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य और अनेक छात्राएं भी मौजूद रही। शुक्रवार को राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर 1989 को उन्होंने लोहारू की राजकीय कॉलेज में बतौर वाणिज्यिक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला था। उसके बाद उन्होंने 32 साल 9 महीने के सर्विस के बाद उनका लंबा सफर बतौर प्राचार्य समाप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के विभिन्न महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद उन्होंने बताया कि आज रिटायरमेंट के अवसर पर बहुत खुशी का माहौल है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्विस के आखिरी 4 वर्ष उन्होंने प्राचार्य के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्हें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 33 वर्षों के अनुभव में उन्होंने पहले लोहारू, उसके बाद हिसार, 3 वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज बोंद में अपनी सेवाएं दी तथा 2004 से लेकर 2018 तक गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद अक्टूबर 2018 में उन्हें बतौर प्राचार्य नारनौल भेजा गया। उसके बाद उन्होंने 28 जनवरी 2020 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में बतौर प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके लिए उन्होंने सभी सदस्यों का धन्यवाद भी किया। हरियाणा सरकार के राजकीय महाविद्यालय में 27 दिसंबर 1989 को सेवा ग्रहण की। गवर्नमेंट कॉलेज लोहारू में वाणिज्य प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया और लगभग 32 साल 9 महीने की सर्विस के बाद आज 30 सितंबर 2022 को प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त होते हुए मन में बड़ा हर्ष और उल्लास है कि परमात्मा की असीम कृपा और साथियों के सहयोग से लगभग 29 साल प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और पिछले 4 सालों से सीडीसी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स के रूप में कार्य करते हुए सभी साथियों ने पूर्ण सहयोग किया और हम सब महाविद्यालय और छात्राओं के हित में हमेशा कार्य में लगे रहे, ये एक संतुष्टि है। इससे पूर्व लगभग 11 महीने हेड ऑफ सर्विस यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक की भी रही और इतने लंबे सेवा काल में कभी कोई किसी प्रकार की बाधा महसूस नहीं हुई और यदि कोई बाधा ही है तो उस बाधा का तर्क के आधार पे सोच समझ कर उसका निवारण किया है
और हमारा केवल एक ही पर्पज रहा है, एक ही उद्देश्य रहा है कि सदैव महाविद्यालय में रहते हुए विद्यार्थियों के हित में और संस्था के हित में काम करें। इन 33 सालों में लोहारू से हिसार, जो कि बहुत लंबा समय रहा, लगभग 7 साल गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में सेवा की और उसके बाद लगभग 3 साल गवर्नमेंट कॉलेज बौंद और 2004 से लेके 2018 तक गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में सेवाएं दी और अक्टूबर 2018 में सरकार के द्वारा सीडीसी प्रिंसिपल बनाकर नारनौल भेजा गया और इस महाविद्यालय में राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में 28 जनवरी 2020 से पदोन्नति उपरांत प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहा। और ये जो लगभग 3.25 साल का प्राचार्य के रूप में सेवा काल है, ये बहुत ही चिरस्मरणीय रहेगा और मैं पूरे महाविद्यालय के सभी स्टाफ के प्रति अपना आभार व्यक्त करता रहूँगा और उनके प्रति मेरा यही भाव रहेगा कि उन्होंने जो सहयोग दिया है और सेवा काल के दौरान जो कदम कदम पे मेरे साथ रहे, उनका मैं धन्यवादी रहूँगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रोहतक रेंज श्रीमती ममता सिंह IPS वीरवार को लोहारू पहुंची और यहां के थाने का निरीक्षण भी किया। पुलिस जवानों द्वारा दी गई सलामी के बाद पूरे परिसर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की। शुक्रवार को ADGP महोदया ममता सिंह ने पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आमजन और पुलिस के बीच भय को समाप्त करना है। पुलिस और आमजन के बीच अच्छे संबंध होंगे तभी अपराधों पर रोकथाम की जा सकती है। पुलिस की प्राथमिकता इलाके में शांति स्थापित करना तथा आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना है तथा नशा बेचने व उनका संरक्षण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हर व्यक्ति को अपने गाँव, गली, मोहल्ले से नशे को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी हम नशे को जड़ मूल से समाप्त कर सकते हैं तथा यदि किसी भी बुरी संगत का शिकार होकर अगर कोई युवा नशे से ग्रसित हो चुके हैं तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें तथा पुलिस प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश में जितनी तेजी से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है, उतनी ही तेजी से ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। खुद को ठगों से बचाने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता और सतर्कता। उन्होंने कहा कि ज्ञान के अभाव में लोग साइबर अपराध के शिकार बनते हैं और साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा के लिए जागरूकता सबसे कारगर हथियार है। साथ ही रोहतक पुलिस रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने यह भी कहा कि सेवा सुरक्षा सहयोग के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पुलिस आम जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास कर रही है और इस मुहिम में काफी हद तक कामयाबी मिली है। पुलिस ने खंड स्तर पर नागरिकों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता की और उनको साइबर क्राइम, नशा तस्करी, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार आदि के बारे में जागरूक भी किया है। मीटिंग लोगों से रूबरू हुई है, क्या उद्देश्य था और क्या संदेश इनका दिया गया? देखिए, आज जो हमने यहाँ लोहारू में जो जनसंपर्क का एक प्रयास किया है, सीधी सी बात है, उद्देश्य एक है, पब्लिक का विश्वास अपने साथ रखना, पब्लिक के सहयोग की अपेक्षा करना, क्योंकि पुलिस तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको पब्लिक का, एक आम जन का सहयोग नहीं हो। नॉर्मली पब्लिक जो है पुलिस के पास आने में संकोच करती है, कई तरह की अवधारणा है, कई तरह की भ्रांतियां हैं। जो आपके पंच, सरपंच या मौजूद आदमी है उनका तो फिर भी पुलिस में आना जाना रहता है, लेकिन जो आम आदमी है उसका थोड़ा सा पुलिस से दूरी रहती है। तो प्रयास है कि हम सबको साथ लेके, सबके साथ मिल करके एक बेहतर समाज की स्थापना करें, माहौल तैयार करें। और इस मौके का लाभ लेते हुए दूसरा ये भी प्रयास रहा कि ड्रग मीनेस को लेकर के और साइबर की अवेयरनेस को लेकर के हम जिन पब्लिक को और खासतौर पे बच्चों को जो बुलाएं, हम उनको भी जागरूक करें। ऐसा है कि बॉर्डरिंग एरिया चाहे यहाँ का है चाहे कहीं का भी है, जहाँ भी इंटर स्टेट बॉर्डर होते हैं, तो क्योंकि अपराधी को पता है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही पुलिस चेंज हो जाती है,
तो वो एक सॉफ्ट पॉइंट होता है जिसको मिसयूज करना चाहते हैं। तो बॉर्डर पर जो है अंकुश लगाने के लिए नाकेबंदी गश्त, एक तो ये हमारा प्रयास रहता है। आज किसी ने संज्ञान में भी लेके आए थे कि नाके पे चेकिंग बहुत अच्छी नहीं होती, तो उस व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा हमारा एक और था प्रयास, वो पीछे कुछ वजह से हमारा हो नहीं पाया, मेरी व्यक्तिगत एक फैमिली में किसी ट्रेजेडी की वजह से। एक इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हमें रखनी थी, जो हमारे राजस्थान के जो हमारे काउंटर पार्ट है उनके साथ, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई से बात नहीं बनेगी जब तक दोनों तरफ से हाथ ना मिले। यानी हमारी फोर्स और वहां की फोर्स जब तक ज्वाइंट नाकेबंदी चेकिंग ना करेगी वो ज्यादा असर नहीं आएगा। उसको लेकर के एक इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग करनी थी। अब पीछे एक 30 तारीख पीछे एक बार तय भी हो गई थी, पर जैसा मैंने बताया कुछ मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो टल गई। तो शीघ्र ही हम वो इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग भी रखेंगे ताकि दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन और क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी का आदान प्रदान हो और संयुक्त रूप से हम इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पे। नगर की सड़कें एक ही जोरदार बारिश में दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। स्थानीय रोहतक गेट से लेकर लोहारू पुल तक बने रोड की हालत हाल ही में हुई बारिश के बाद बद से बदतर हो चली है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि बार बार गड्ढे भरने की बजाय पूरे रोड का ही निर्माण मजबूती से कर दिया जाए ताकि यहां से आने जाने वालों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुछ महीनों पहले ही बनी रोहतक गेट से लेकर लोहारू पुल तक की सड़क की हालत दोबारा से खस्ता हाल में है, जिसको लेकर स्थानीय क्षेत्रवासियों में प्रशासन के खिलाफ अच्छा खासा रोष है। वहीं जब इस बारे में क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह रोड कुछ महीनों पहले ही बनाया गया था, लेकिन अब इसकी हालत यह है कि इसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं तथा जब वाहन इसके ऊपर से गुजरते हैं तो उसकी धूल और पत्थर आसपास की दुकानों में उछलकर अंदर घुस जाते हैं। इससे कई बार कीमती सामान को नुकसान हो जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस रोड को पूरी तरह से ठीक करने के बजाय कुछ पत्थर डालकर गड्ढों में चले जाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस रोड को पूरी ईमानदारी के साथ दोबारा से बनवाया जाए। गेट से लेके लोहारू रोड तक कुछ दिन पहले सरकार ने रोड बनाया था और बेमौसम की बरसात के आने के कारण सब सारा रोड टूटा हुआ है। पूरी सीवर लाइन ब्लॉक हुई है। हम अपने खुद पैसे दे देंगे सीवर लाइन का पानी उठवा रहे हैं और सारा कोई कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कूड़े का पॉइंट यहाँ खोल रखा था पहले, यहाँ ढोल भी नहीं रखा जा रहा। मेन रोड पे सारा कूड़ा ही पूरा रहता है और रोड तक सारा रोड टूटा हुआ है। रोड तो बनाया था लेकिन कोई भी सीवर की व्यवस्था नहीं चल रही है। मेन लाइन बंद है, ना कोई खंभे की लाइट चल रही है, इसलिए रोड टूटने के कारण कोई भी हादसा हो। ये रोड पे सारी धूल मिट्टी दुकानों के अंदर जाती है, अब इससे बहुत नुकसान है। ये कुछ दिन पहले नया भी तो बनाया था। नहीं, कुछ नहीं बनाया नया, खाली टाके लगाए थे। रामलीला मंचन भिवानी के गोशियान चौक में बड़े ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। चौथे दिन दशरथ कैकेयी संवाद के बाद राम वन गमन के दृश्य दिल को छू जाने वाले रहे। वहीं इस अवसर पर वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। स्थानीय घोसियान चौक स्थित कन्हैराम अस्पताल के नजदीक न्यू वासुकीनाथ रामलीला कमेटी द्वारा जारी रामलीला मंचन के चौथे दिन दशरथ कैकेयी संवाद राम वनवास का भावपूर्ण मंचन किया गया। इस दौरान दशरथ कैकेयी संवाद के दौरान कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया तथा कलाकारों के अभिनय को देखते हुए दर्शक अपने आप को रोक नहीं पाए तथा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामलीला मंचन के चौथे दिन बतौर मुख्य अतिथि वर्धमान ज्वेलर्स से सचिन जैन ने शिरकत की। इस मौके पर न्यू वासुकीनाथ रामलीला कमेटी के प्रधान संजय पवार, मंच संचालक प्रजापति रतन तंवर व मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेश सैनी ने बताया कि दशरथ कैकेयी संवाद के दौरान दासी मंथरा रानी कैकेयी को समझाती है कि अगर राम को राज्य मिला तो भरत का क्या होगा। कैकेयी कोप भवन में चली जाती है, जिसके बाद राजा दशरथ वहां पहुंचते हैं तथा कैकेयी से कारण पूछते हैं तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को 2 वरदानों की याद दिलाते हुए राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजपाट मांगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि वर्धमान ज्वेलर्स ने सचिन जैन ने कहा कि जिस प्रकार से भगवान राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया, वैसे ही विचार आज की पीढ़ी के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों पर चलकर ही युवा पीढ़ी में अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो सकती है। जब त्याग किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र राजा होगा, यह वचन दिया था राजा ने। रानी जू, अब उन चालाकी क्यों देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। पर देश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। रानी बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में नौते हो एक
पुत्र को राजतिलक दो बेटे मामा जी के हों। हे मंत्रा, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, मेरी दोनों दो आंखें हैं। हे मंत्रा, यदि राम भरत सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैनों का तारा है। रानी जू, क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको, क्या मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल जो वर्षों दूध खिलाया है। हे मंत्रा, अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। हे मंत्रा, अब क्या हो सकता है? महाराज ने तो घोषणा कर ही दी है कि कल सुबह होते ही वह राम का राज तिलक कर देंगे। हे मंत्रा, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। देख, एक तू ही तो है जो मुझे सच्चे रास्ते पर दिखलाती है। अब तू बता, अब इस एक रात में भला मैं क्या कर सकती हूँ? रानी जू, एक रात में तो मैं परले ला दूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अच्छा? हाँ रानी जू, होगा याद तुम्हें रानी, 2 वर राजा से खाती हो, वह उसका जीतने का वह 2 तीर ही काफी है। रानी जू, मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, श्री रामचंद्र 14 वर्षों को तब श्रीवन करवन वासी हो। वाह मंत्रा वाह, तुझ पर बलिहारी जाऊं। वाह, कुछ तो बोलो। अरे उल्टा, तू तो हंसती थी खेलती थी, सारे नगर का हाल मुझे आकर सुनाती थी, और आज मेरे बोलने से भी नहीं बोल रही। बोलो। हे मंत्रा, हम सब ने शीश उठाए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सुगन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? हे मंत्रा, भूखी है अथवा प्यासी है या कहीं झगड़ कर आई है, सौगंध है मुझे तुझे मेरी दासी, बता आज तुझ पर क्यों ये उदासी है? हाय रानी जो, जिसका कल होगा राज तिलक, यह मरतबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी बंद उसी का है। रानी, तुझे कुछ दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है, जो बजते हैं नगारे आवाजों में उनकी गम है। हे रानी जू, खुल गए बाग को सल्या के, है दया उसी पर विदना की। रानी की और नींद में हो और लोग चालनी राजा की। रानी, तू सदा जीती चौधर, अब तो तू मार खा रही है। ये देख कोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। रानी, मेरे रंग में है बदरंग है तू, मैं पैसे राजा के कारे हैं, छक्के जाएंगे उनके तब मारे हैं। रानी, व्यापार आने वाला है, जो तीर छुपा है तरकस में, तू समझ रही है राजा दशरथ है मेरे बस में, वही राजा वही दशरथ, चढ़ तेरी खाते हैं, अधिकार राम को माना है, अब उन्हें मुकुट पहनाते हैं। मंत्रा, किसने तेरी मति मारी है, जो सबच रुई की ढेरी से आई बनकर चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा लूंगी। हे दासी,
है हमारे घर त्योहार। ए दासी, कल है हमारे घर त्योहार, उपहार ये हार ले। हाय रानी जू, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ने लाची माल की है सीत राम की और हार उस भोले भरतलाल की है। जी हाँ, चिंता है कुछ ये है, पिटूवर की आज व्यथा इतनी, अचरहच है क्या इतने पर भी है इनकी बुरी दशा इनकी। संभव है बात और भी हो, जिसका घात करारा है, मालूम मुझे ये होता है, कोई अपराध हमारा है। ए राम, जिस क्षण तुम यहाँ रहोगे इनका पश्चाताप न जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ शीघ्रता से इनके पास से हट जाओ। हे राम, जाते जाते अपनी माता कौशल्या से भी मिलते जाना और फिर शीघ्रता से तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे लिए बतकल वस्त्र मंगवाती हूँ, उसे पहनकर ही वनों को जाना। त्योहारों के मौके पर मुख्य मार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न किया जाए, यह कहना था ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत जी का। स्थानीय घंटाघर, सराय चोपटा और नगर के मुख्य मार्गों पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दुकानदारों को चेतावनी दी गई और उनका सामान और वाहन भी जब्त किए गए। शुक्रवार को नगर परिषद व ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर परिषद व ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्थानीय घंटाघर, सराय चोपटा तथा मुख्य बाजार में अभियान के तहत दुकानों का सामान तथा वाहनों को जब्त किया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस एसएचओ विक्रांत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोगों को ट्रैफिक के नियमों की पूरी तरह से पालना करनी चाहिए तथा अपने वाहनों को सड़कों के किनारों पर बनी पीली पट्टी के अंदर ही खड़ा करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय पर चलाते रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास कि किसी भी तरह का जाम की स्थिति पैदा ना हो, आम पब्लिक को परेशानी ना हो। तो उसी के मद्देनजर हमने आज फ्री अभियान चलाया, क्योंकि अभी दिवाली में है 15-20 दिन, तो उससे हम अगर पहले ही ऐसा कुछ कर लेंगे तो आने वाले समय में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्या अपील करेंगे सर? मैं दुकानदार भाइयों से ये अपील करूँगा कि अपना सामान दुकान तक ही सीमित रखें, किसी प्रकार का फुटपाथ को अतिक्रमित ना करें और जो भी अपने 2 व्हीलर्स हैं उनको पीली लाइन से अंदर रखें। सर कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कहाँ तक? और आज घंटाघर से स्टार्ट करके हम सराय चोपटा होते हुए सिटी थाने के आगे से जैन चौक तक जा रहे हैं और फिर दादरी गेट होके, और आज तक का यही कार्रवाई रहेगी, ये अभी निरंतर रहेगी। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जगत कॉलोनी में एक मामला सामने आया है। जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें गैस कम आ रही थी। एक गगन नाम के जो उपभोक्ता है, जिनकी एचपी गैस सिलेंडर में उनके कंपनी से सिलेंडर आ रहा था, जो रोहतक गेट पे एक एजेंसी है, जिससे उनकी पत्नी को शक हुआ कि पिछले कई महीनों से 6 महीनों से लगभग गैस कम आ रही थी। उसी को देखते हुए उन्होंने आज अपने एक स्पेशल कांटा मंगवाया, तराजू मंगवाया। उसमें उन्होंने लाइव वीडियो बनाया बाकायदा। जब सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय आया तो उन्होंने सारा प्रोसेस लाइव किया। जब उन्होंने उसकी चेकिंग की तो वजन किया उस सिलेंडर का, उस सिलेंडर में 2.5 से 3 किलो गैस कम मिली। इसकी सूचना उन्होंने मापतोल विभाग को दी। मापतोल विभाग के अधिकारी जय भगवान और जो इंस्पेक्टर हैं उनकी टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने कुछ सिलेंडरों का वजन किया, जिनमें कुछ सिलेंडर में तो वजन सही पाया, लेकिन कुछ सिलेंडरों का वजन 2.5 से 3 किलो कम पाया गया। वहीं जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों को करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो उपभोक्ता गगन है उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का जो मामला है, बढ़ती हुई महंगाई और एक इस प्रकार की धोखाधड़ी से आम उपभोक्ता कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। 100% भरे हुए किसी लिए क्यों नहीं लगी हुई बताओ? ये पाड़ के आया है, 100% करके आया है। उतार भाई उतार दोगे? हमने तो नहीं दिया, ये खाली होंगे सिलेंडर जो भरे हुए सिलेंडर इसने बात पूरी सी वाले ने वही छोड़ दी है। हमने ऊपर जाके जब देखा, ये देखो इसकी सील उतार रखी है, वो सिलेंडर में गैस कम है और ये खाली किस कस्टमर ने दिया होगा? ये किस कस्टमर ने दिया होगा भाई साहब? ये नसीब पाड़ के करो। ये अरे भाई साहब
जी क्या करेंगे? ऐसा है जी, मैंने हमारे 6 महीने से ऑलरेडी सिलेंडर में गैस कम आ रही थी। हमें डाउट था क्योंकि हमारा सिलेंडर 2 महीने चलता है जिस हिसाब से हमारी फैमिली है, लेकिन 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस बार हमारा सिलेंडर 1 महीने चल रहा है। हमें डाउट हुआ, कंप्लेंट करी, कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने एक ये तराजू खरीदा, 4,000 रुपये का आया, मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कल एजेंसी वाले को फ़ोन करा कि आ जाओ जी, एक सिलेंडर चाहिए। जैसे ही सिलेंडर आया मैंने वीडियो प्रॉपरली बनानी स्टार्ट करी, सिलेंडर को हाथ नहीं लगाया। जैसे इन्होंने सिलेंडर उतारा उसके अंदर 2.5 से 3 किलो गैस कम थी। मेरे पास ऑलरेडी 2 सिलेंडर पड़े हैं, 4 सिलेंडर टोटल हैं, 2 सिलेंडर पड़े हैं, उनके अंदर भी 2.5 से 3 किलो गैस कम है। इनके पास भी जो सिलेंडर मैंने नया परचेज अभी खरीदा है उसमें भी 2.5 से 3 किलो गैस कम है। उसके बावजूद ये 5 मिनट ट्रैक्टर कहीं पे लेके चला गया। इतने में मैंने फ़ोन किया जहाँ कंप्लेंट मुझे करनी चाहिए थी। जब ये वापस आया तो बोले जी आप और सिलेंडर तोल लो। इन्होंने 2-3 सिलेंडर तो मुझे दिखाए जिसके अंदर गैस ठीक निकली, और इन्होंने कम से कम 15 सिलेंडर आप देख सकते हो ट्रैक्टर के अंदर है, वो सिलेंडरों की इन्होंने सील उतार रखी है जिसके अंदर 2.5 से 3 किलो गैस कम है, ताकि हम ये सोचें कि ये सिलेंडर तो खाली है और ये कस्टमरों को दे के आए हुए हैं। आप मांग क्या करते हैं? मैं मांग तो ये करता हूँ जी, मेरे तो मान ले निकले आया। जिस गरीब आदमी के मान ले सिलेंडर पहले 500 रुपये का था, सब्सिडी भी बंद कर दी, वो सिलेंडर भी 1000 रुपये कर दिया, उसके अंदर भी भाई साहब 2.5 से 3 किलो गैस कम करोगे, मैं कहाँ जाऊँगा, पब्लिक कहाँ जाएगी। ये राहुल गैस एजेंसी है जी, रोहतक गेट के ऊपर। और मैंने जिसने सिलेंडर दिया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि मालिक ने करी है या वर्कर ने करी है। अभी इसका जो रिजल्ट आएगा एडवांस में आपको मैं बता देता हूँ। मालिक बोलेगा जी हमारी नोटिस में ये चीज़ नहीं है, ये तो वर्कर कर लेते हैं जी। वर्कर क्लियर कहता है, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है जी न्यूज़ वगैरह का, मुझे कोई मेरे तो चीज़ कम आ रही है मैं तो बोलूँगा जी, और मैं नहीं बोलूँगा। और किसी आते हैं जी लोग, चलो जी सिलेंडर आया ठीक है, मैंने उससे पूछा कि ये सिलेंडर जो गैस कम आई है आप रास्ते में कहीं रुके थे, आप कम करते हो? बोला जी हमारे को मालिक देता है, एज इट इज़ सिलेंडर देता है, हमने आपके घर में पहुँचा दिया। अब इसके अंदर 15 सिलेंडर पड़े हैं जिसके अंदर सील नहीं लगी हुई, जिनका वेट 14 किलो होना चाहिए, या किसी सिलेंडर का 15 किलो होना चाहिए, या 16 होना चाहिए खाली का, जो कि सिलेंडर का वेट है 27 किलो, सील उतरी हुई है। ये कस्टमर ने तो दिया नहीं होगा। कस्टमर अपना खाली सिलेंडर, मेरी बात को समझो डीपली, कस्टमर सिलेंडर वापसी कब देगा? जब उसका सिलेंडर खाली हो जाएगा। उसमें 1 किलो 2 किलो 3 किलो गैस भी होगी तो कस्टमर अपना सिलेंडर नहीं देगा, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी 13 या 12 या 11 किलो गैस है। इसका मतलब ये नए सिलेंडर है, इन्होंने सील उतार रखी है। हमारे घर पे देने से पहले ये 5 मिनट में पहले सील लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं भगवान जाने। 15 मिनट पहले इस 15 सिलेंडरों के ऊपर सील थी, अब नहीं है। टाइम सिर्फ जो सिलेंडर ये घुमा के लाया 3.5 या 4.5 मिनट, 4.5 मिनट में ये 18 सिलेंडर जगत कॉलोनी के अंदर दे दिया। इम्पॉसिबल। पहले हमारा सिलेंडर आता था 2 महीने चलता था। मैंने इनको कुछ पिछले महीने भी कहा कि सिलेंडर ना आज इस बार बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, 1 महीना हुआ। ये बोले नहीं तो कुछ ज़्यादा काम कर लेती होगी कुछ ऐसा। मैंने कहा नहीं, मुझे कंफर्म लगता है कि सिलेंडर कम आ रहा है। तो इस बार भी अब कल सिलेंडर ख़त्म हो गया 1 महीने में। फिर मैंने इनको बोला तो हमने जो घर पड़ा था पैक सिलेंडर वो भी चेक किया जो लगाना था, उसमें सिलेंडर में गैस कम थी 3 किलो। ये बोल रहे कि सील तो खुली हुई है, क्या पता लीक हो गया हो। मैंने कहा लीक तो कैसे हो जाएगा, और भी तो पड़े हैं वो क्यों नहीं होते। तो इन्होंने कहा जब आएगा ना तो मुझे बुला लियो। यह सिलेंडर आया तो हमने अब चाहते ही चेक करा तो इसमें भी 3 किलो गैस अब कम है। तो वो भैया अंदर मुझे अब बोलने गए हैं जो सिलेंडर देने आए थे कि बहन जी छुड़वा दो ना, हम फंस जाएंगे। मैंने कहा भैया हम क्यों छुड़वाएंगे। उसके बाद वो भैया गायब हो गए। अब वो भैया पता नहीं हमें कहाँ ट्रैक्टर छोड़ गए हैं। अब उसके बाद पता ही नहीं वो भैया कहाँ गए, सिलेंडर छोड़ गए हैं। तो माना तो सकता है तो महंगाई की मार है ऊपर से सिलेंडर। एक तो देखो 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, ऊपर से 2-2 किलो गैस खत्म हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। पब्लिक का तो नुकसान ही नुकसान है ना। एक तो सरकार नहीं समझती, ऊपर से आम पब्लिक के साथ ऐसे नुकसान हो रहे हैं। कल स्पेशल लेके आए तराजू कि जी हम कंफर्म चेक करेंगे। ऐसे कैसे चेक होगा, क्योंकि वो भी क्या पता अपना कम गैस की समस्या कब से लगभग? ये मेरे को 5-6 महीने से हो रहा है कि हाँ नहीं कम हो रहा है। अब की बार तो मुझे ऐसे ही लगा नहीं ये एग्जैक्ट 1 महीने में कैसे खत्म हो गया, जबकि हमारी सिर्फ हम 2 जने हैं और 2 बच्चे छोटे छोटे, तो इतनी गैस की खपत होती नहीं। फुल हमारी फैमिली थी ज्वाइन, तब भी नहीं होता था 1 महीने में। तो अब 4 लोगों की फैमिली में कैसे खत्म हो सकता है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। भाई साहब का फ़ोन आया था, शिकायत में सिलेंडर यहाँ कम है, तो हमने यहाँ मौके पाए 5-6 सिलेंडरों की तुलाई करी, जिसमें मौके पे 1 सिलेंडर कम पाया गया, उसको जब्त कर लिया गया दफ्तर में। उस अधिकारी को रिपोर्ट कर दी गई, इसका चालान कर दिया जाएगा मौके पर। ये कार्रवाई करेगी। एजेंसी है ये और राहुल गैस एजेंसी है, रोहतक गेट पे हमारे। ट्रैक्टर में कुछ बिना सील के भी हाँ सील टूटी पाएगी जी, जो जब्त की उनकी सील टूटी थी।
गैस पूरी नहीं है। 2 सिलेंडर मिले हैं, 2 सिलेंडर कम मिले, बिना बाकी सील के? हाँ बिना सील के, बाकी सील के हैं वो ठीक है। तो क्या कार्रवाई अमल में इनका जी उच्च अधिकारी को बता दिया गया, वो अब इसका चालान करेंगे, जब्त कर लिए दफ्तर में, ये कार्रवाई चालान होगा इनका जी। जो भी कार्रवाई अफसर करेंगे जी, उनको रिपोर्ट कर दी गई। आम लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस प्रकार की कहीं इस प्रकार के शिकायत जी इंस्पेक्टर होता है जी मापतोल डिस्ट्रिक्ट में, उसको फ़ोन नंबर है, उसको बता दिया जाएगा, रिपोर्ट उसको कर सकते हैं कभी। तो अब खाली 2 सिलेंडर, हाँ जी 2 सिलेंडर में कोई पाए, बाकी ये जो और 4 चोलेगा उनको ठीक पाएंगे, बाकी सील टूटी हुई, बाकी खाली है जी। इनको फिर कैसे चेक किया जाए। धन्यवाद। अगर सिलेंडर की बात करें तो खाली सिलेंडर में कितना वेट होता है और गैस कितनी होती है टोटल? खाली सिलेंडर का वजन तो इस पर लिखा होता है जी, अलग अलग होता है, और गैस होनी चाहिए 14 किलो 200 ग्राम, और जो खाली सिलेंडर का वजन और प्लस 14-200 इतना का होना चाहिए सिलेंडर जी टोटल। जो चेक कर सकते, काटा रखा, काटा इनके पास होना चाहिए जी। जो ट्रैक्टर में गैस लेके आते हैं इनके पास काटा होना चाहिए, वो तोल के फिर देंगे। कस्टमर बोल सकता है अभी मेरे को पूरा दो, तो तुला एक वेट का वेइंग मशीन होनी चाहिए जी, अथराइज इनके पास। हमारे संख्या में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।